नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में बने 3 नए कमिश्नरेट का अफसर तैनाती चार्ट। तो नए कमिश्नरेट में एडीजी के साथ ही आईजी भी बन सकेगा पुलिस आयुक्त। आईजी एसएसपी रैंक का एक अपर पुलिस आयुक्त का भी प्रस्ताव है। तो पुलिस आयुक्त, एक अपर पुलिस आयुक्त और 3 पुलिस उपायुक्त पदों की तैनाती। तो 3 अपर पुलिस उपायुक्त, 22 सहायक पुलिस आयुक्त के पदों पर तैयारी है। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर के साथ ही 3 पुलिस उपायुक्त, 3 अपर पुलिस उपायुक्त, 17 सहायक पुलिस आयुक्त होंगे शामिल। तो अपर पुलिस उपायुक्त का पद अपर पुलिस अधीक्षक रैंक का होगा। तो अपर पुलिस उपायुक्त, तो प्रदेश में बने 3 नए कमिश्नरेट का अफसर तैनाती चार्ट सामने आया है, जहां पर नए कमिश्नरेट में एडीजी के साथ ही आईजी भी बन सकेगा आयुक्त। तो डीआईजी एसएसपी रैंक का एक अफसर पुलिस आयुक्त का भी प्रस्ताव है। तीन अपर पुलिस उपायुक्त, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर के साथ 3 पुलिस उपायुक्त, 3 अपर पुलिस उपायुक्त और 17 आयुक्त शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि कल ये बड़ा प्रस्ताव पास हुआ था, जहां पर 3 और जिले शामिल किए गए थे कमिश्नरेट में। तो अब कुल 7 जिलों में कमिश्नरेटी प्रणाली जारी होगी और इसी को लेकर ये लिस्ट जारी हुई है, ये नोटिस जारी हुआ है, जिसमें गाजियाबाद, आपको बता दें कि ये प्रयागराज और आगरा ये जिले हैं जो कल कमिश्नरेटी प्रणाली में शामिल हुए। तो अपर पुलिस उपायुक्त का पद अब पुलिस अधीक्षक रैंक का होगा। और अधिक जानकारी के साथ एसके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, प्रदेश में बने 3 नए कमिश्नरेट के अफसर तैनाती चार्ट जारी हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी इस पूरे चार्ट को लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 3 और महानगर हैं जिनमें पुलिस कमिश्नर सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लागू किया गया है। इसमें प्रयागराज है, आगरा है और साथ ही साथ गाजियाबाद है। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कमिश्नर होता था, जो कि पहले के 4 कमिश्नरेट बने हैं, उसमें एडीजी रैंक का होता था। लेकिन अब जो ये 3 पुलिस कमिश्नरेट होंगे, इनमें आईजी भी पुलिस कमिश्नर हो सकेगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव है, जिसमें एडीजी के साथ ही आईजी रैंक का अधिकारी भी पुलिस कमिश्नर बन सकेगा। साथ ही साथ एक अपर पुलिस आयुक्त भी होगा, जो कि डीआईजी या एसएसपी रैंक का होगा। इसमें अगर हम इस चार्ट को देखें तो एक पुलिस आयुक्त, एक अपर पुलिस आयुक्त, 3 पुलिस उपायुक्त, 3 पुलिस अपर उपायुक्त और 22 सहायक पुलिस आयुक्त के पदों पर तैनाती की जाएगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक चार्ट घोषित किया गया है, जिसमें बताया गया है किस तरीके से ये पूरा संगठन होगा पुलिस का, जो कि एक महानगर में जो नए कमिश्नरेट है उसमें तैनात होगा। तो दूसरी बड़ी चीज ये होगी कि जहां पहले पुलिस कमिश्नरेट में जो शहरी थाने होते थे, मतलब जो शहरी क्षेत्र होता था, वो ही शामिल किया जाता था। लेकिन इस बार का जो पुलिस कमिश्नरेट है, इसमें पूरा का पूरा जिला पुलिस कमिश्नर में होगा। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पुलिस कमिश्नर के पावर्स इन जिलों में बढ़ाए गए हैं, रैंक घटाई गई है। जो कि पहले एडीजी होता था, अब आईजी भी पुलिस कमिश्नर बन सकेगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो सीधे तौर पर अब पूरे जिले की पुलिस कमिश्नर के अंडर में काम करेगी। जहां आपने देखा है पहले ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अलग अलग थाने होते थे, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एसएसपी होता था और शहरी क्षेत्र के लिए पुलिस कमिश्नर होता था। लेकिन इस बार पुलिस कमिश्नर ही जिले के सभी थानों को सीधे तौर पर निर्देशित करेगा। तो ये कई बदलाव हैं जो कि नए पुलिस कमिश्नरेट में किए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट हो गए हैं, जहां पहले 4 थे, 7 हो गए। जनवरी 2020 वो पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ और नोएडा को पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया। उसके बाद मार्च 2021 में 2 और कमिश्नरेट बनाए गए, जिसमें कानपुर और वाराणसी को शामिल किया गया। और करीब 1 साल के वक्त के बाद अब 3 और कमिश्नरेट हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अब 7 कमिश्नरेट होंगे और कई नए बदलाव इन कमिश्नरेट में किए गए हैं। ठीक है, इसके शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कावित्री का अपमान हुआ है। सोनपुरा मेला में आयोजित कवियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। कवित्री डॉक्टर अनामिका अंबर जैन को काव्य पाठ करने से रोका गया। देश के कवियों ने अपमान बताकर कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। सरकार के बड़े नेताओं के दखल के बाद काव्य पाठ करने से रोका तो पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में अनामिका पढ़ती हैं कविताएं। बिहार के सोनपुर मेला के पर्यटन विभाग पंडाल के कला मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो पर्यटन विभाग के मंच पर काव्य पाठ शुरू होता उससे पहले ये विवाद हो गया। तो आयोजकों ने चर्चित कवित्री डॉक्टर अनामिका अंबर जैन को काव्य पाठ करने से रोक दिया, जिससे सम्मेलन में शामिल होने आए अन्य कवियों ने दिनकर रेणु और धरती पर देश के कवियों साहित्यकारों का अपमान बताकर कार्यक्रम का ही बहिष्कार कर दिया। जिला प्रशासन ने आमंत्रित कवियों को उनका निर्धारित भुगतान कर वापस भेज दिया। तो आयोजकों ने अनामिका अंबर जैन को काव्य पाठ करने से इसलिए रोक दिया क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में कविताएं पढ़ी हैं। बताया जा रहा है कि सरकार के बड़े नेताओं के दखल के बाद आयोजकों ने काव्य पाठ करने से रोक दिया। अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है या मेरी किस कविता से डर है कि कल उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने से रोका। लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत निराश हुई हूँ मैं इस बात को लेकर के, और ये निराशा के साथ ही मैं वापस जा रही हूँ कि मैं कल यहाँ काव्य पाठ करने आई। मुझे बहुत मन से इन लोगों ने आमंत्रण दिया और मंच पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया, और प्रशासन ने ये बताया हमें कि उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें बिहार सरकार का आदेश है कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ ना करने दिया जाए। तो किस बात का डर है ये वही जाने। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया, और कवियों को जब कवि सोनपुर पहुंचे तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला के बड़े कार्यक्रम में जब कवि पहुंचे तो उनको कहा गया कि अनामिका अंबर मंच पे नहीं आएंगी, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उन्हें काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारे कवियों ने ये निर्णय लिया कि कवि भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। एक कवि का यदि अपमान होता है तो सभी कवियों ने बहिष्कार किया और इस बात का निर्णय लिया कि वो भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। और इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां एसपी देहात ईरज राजा की बड़ी कार्रवाई। भोजपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें भोजपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण भी इस दौरान बरामद किए हैं। तो एसपी देहात ईरज राजा की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भोजपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। हालांकि अब इस पूरी फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। तो एसपी देहात ईरज राजा की ये बड़ी कार्रवाई। तो एसपी देहात ईरज राजा की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एसपी देहात ईरज राजा की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भोजपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर एसपी देहात ईरज राजा की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है?
देखिए, गाजियाबाद के जो एसपी देहात हैं राज रजा, उनके निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई भोजपुर पुलिस ने की है और भोजपुर पुलिस ने एक अवैध जो शस्त्र है उसकी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यहाँ पर भारी संख्या में असले जो है वो बरामद हुए हैं जो कि अवैध शस्त्र बनाए जा रहे थे। आपको बता दूं कि पिछले काफी समय से ये फैक्ट्री चल रही थी और बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बदमाश हैं जहां से इन फैक्ट्रियों से जो बदमाश हैं उनको सप्लाई हो रही थी और वो उन हथियारों का इस्तेमाल जो अपराध है उसको करने में किया करते थे। तो इस पूरे गैंग का एक पर्दाफाश किया है भोजपुर पुलिस ने और आज गाजियाबाद की जो पुलिस है, जो एसपी देहात हैं राज रजा, वो इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे कि आखिर किस तरीके से वो इस फैक्ट्री तक पहुंचे और किस तरह से पूरे मामले का खुलासा हुआ। जी ठीक है यादराम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। लखनऊ में आज मजदूर किसान महापंचायत इको गार्डन में होगी। मजदूर किसान महापंचायत आज राजभवन का भी घेराव करती हुई नजर आएगी। तो सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसान आंदोलित है, अपनी समस्याओं और मांगों का राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत प्रदर्शन में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे इको गार्डन में इकट्ठा होंगे किसान और अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर ये प्रदर्शन, ये महापंचायत और कहीं ना कहीं सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। करीब 11 बजे का वो वक्त है जब इको गार्डन में ये महापंचायत आयोजित की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, 11 बजे का वक्त है जब ये पूरा किसानों का आंदोलन देखने को मिलेगा। अभी क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, क्या अपडेट इस पूरे महापंचायत को लेकर, आंदोलन को लेकर? भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर आज इको गार्डन में हजारों की तादाद में किसान और मजदूरों के एकत्रित होने की संभावना है, जिसको देखते हुए लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है। चाहे वो चारबाग का इलाका हो, इको गार्डन के आसपास का इलाका हो, आलमबाग क्षेत्र हो, या फिर हम लखनऊ की विधानसभा के क्षेत्र की बात कर लें, राजभवन की बात कर लें, वहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने आह्वान किया था, राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार किसानों को लेकर वादा खिलाफी कर रही है। तमाम किसानों की मांगे हैं, उन मांगों को लेकर आज किसान और मजदूरों के साथ जो आज एक महापंचायत का आयोजन इको गार्डन में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो किसान और मजदूर हैं वो वहां पर एकत्रित होंगे। महापंचायत होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वादे किसानों के साथ किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। साथ ही साथ जो किसानों की समस्याएं हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर राकेश टिकैत ने यह आह्वान किया था, जिसके बाद देर रात से ही जो किसान और मजदूर हैं वो लखनऊ पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि वो राजभवन का घेराव कर सकते हैं। राजभवन के घेराव की सूचना के चलते जो पुलिस है वो चारों तरफ चाक चौबंद है। राजभवन के आसपास भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। उसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ बात करें तो पुलिस के तमाम अधिकारियों को और सिपाहियों को सिविल ड्रेस में भी अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है, ताकि बाहर से आने वाले जो किसान हैं, किसानों का जत्था है, उस पर नजर रखी जा सके। फिलहाल इको गार्डन में अब से कुछ देर बाद जब किसान महापंचायत का शुभारंभ होगा, जिसमें राकेश टिकैत शामिल होंगे, साथ ही साथ बात करें तो किसानों के और नेता जो हैं इस महापंचायत में शामिल होंगे। अब देखना होगा जिस तरीके से राकेश टिकैत ने आह्वान किया था, कितनी संख्या में किसान और मजदूर इको गार्डन पहुंचते हैं और कितनी ज़्यादा संख्या किसानों की इको गार्डन में दिखाई देती है, क्योंकि उसी संख्या बल पर डिपेंड करेगा कि जो किसान है, राकेश टिकैत है, वो क्या राजभवन का घेराव करेंगे या फिर जो ज्ञापन उनको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को सौंपना है, उस ज्ञापन देने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल जो है राजभवन जाएगा, या फिर सड़कों पर किसान उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब से कुछ देर बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल चारबाग और आलमबाग के इलाके की अगर हम बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और बाहर से आने वाले किसानों के ऊपर नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई किसान का जत्था जो है विधानसभा की ओर कूच ना करे, राजभवन की ओर ना चल दे। तो उनको लेकर पहले से ही जगह जगह पर बैरिकेडिंग करी गई है, ताकि किसानों के द्वारा जो किया जाने वाला प्रदर्शन है वो सड़कों पर ना उतर पाए। क्योंकि इको गार्डन की अगर हम बात करें तो एक बड़ा मैदान है इको गार्डन के अंदर, उसको ही धरना स्थल के रूप में लखनऊ के अंदर चिन्हित किया गया है, जहां पर बाहर से आने वाले लोग हों या किसानों की महापंचायत हो या फिर प्रदर्शन करने वाले लोग हों, इको गार्डन के अंदर अपनी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि किसानों ने जिस तरीके से आह्वान किया था
और किसानों ने जिस तरीके से सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी के आरोप लगाए, उसके बाद अगर वो सड़कों पर उतरते हैं तो जाहिर सी बात, अगर किसान सड़कों पर उतरते हैं तो एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और राकेश टिकैत की आने वाले समय में क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता होने के साथ साथ किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। इससे पहले जब किसानों के ऊपर जो 3 कानून बनाए गए थे, उसको लेकर राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और कई महीनों तक निरंतर वो प्रदर्शन दिल्ली एनसीआर में चला था। एक बार फिर से राकेश टिकैत ने ये मोर्चा खोलने का ऐलान किया और आह्वान किया है प्रदेश भर के और प्रदेश के बाहर के किसानों का भी कि वो इस महापंचायत में शामिल हो, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार जो किसानों को लेकर वादा जो उन्होंने किया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, चाहे किसानों के गन्ना भुगतान का मामला हो, गेहूं के भुगतान का हो, धान के भुगतान का, उन तमाम चीजों को लेकर राकेश टिकैत और अन्य किसानों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि धान बिक गया लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थितियों में जब आज भारी संख्या में किसान लखनऊ में जुटेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी कि किसानों को इको गार्डन के अंदर ही रोका जाए। अगर वो सड़कों पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जाम जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में 2 नवंबर को सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर यहां जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो वहीं आगामी चुनाव को देखते हुए हमारे संवाददाता फहीम ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सूर्य प्रताप पाल से खास बातचीत की है और इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी आकाश कुमार सक्सेना जीतेंगे और इस बार हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं रहेगा और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ता हो या फिर नेता या फिर मंत्री हो या दर्जा प्राप्त मंत्री हो, जिनकी एक्टिविटी देखने के बाद लगता है कि वो हर वक्त चुनावी मोड में तैयार रहते हैं। 2 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है और चुनाव को लेकर भी लोगों से बातचीत हुई है। मैं जानकारी करना चाहूंगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। आज आपकी ये बैठक भी थी, आप संबोधित कर रहे थे, कैसी तैयारियां रही? 28 तारीख को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कोसी मंदिर रामलीला मैदान है, वहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी शाहबाद रोड पर अजीतपुर चौकी के सामने मैदान में वहाँ सभा को संबोधित करेंगे। दोनों जगह की हमारी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। व्यवस्थाओं की दृष्टि से और संख्या की दृष्टि से हमारी टोलियां बन गई हैं। हमारे संपर्क संबंध जोड़ना हमने प्रारंभ कर दिया है। निश्चित रूप से दोनों सभाएं हमारी सफल सभाएं हैं। ये जिस तरह से तैयारियां हैं रामपुर विधानसभा के उपचुनाव की, इसमें मुस्लिम चेहरे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश से प्यार करती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। सबके लिए भारतीय जनता पार्टी सबके साथ खड़ी है और वो हमारे साथ खड़ी है। सब हमारे साथ खड़े हैं, हम सबके साथ खड़े हैं। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और उस नारे को हमने खाली नारा नहीं माना, हमने ईमानदारी के साथ नीचे तक काम भी किया है। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जो भी हमारी योजनाएं बनी है उन योजनाओं का व्यापक जो है नीचे तक हमने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसको लाभ दिया है। तो इसलिए आज मुसलमानों को ये एहसास हो गया है, जो हमारे बारे में ये था कि खाली ये हिंदुओं की पार्टी है, लोगों ने ये माहौल बना दिया था कि नहीं ये तो भाजपा केवल हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन ऐसा अब मुसलमानों को यकीन हो गया है, वो यकीन पूरा बदल गया है मुसलमानों का कि नहीं, भाजपा जो है ईमानदारी के साथ मजलूमों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। और वो सब समझ गए हैं और वास्तव में मुसलमानों को और पार्टियों ने केवल जो है वोट बैंक की तरह माना। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक नहीं मानती, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहती है। आज उनकी समझ में आ गया है और वो जो है हर कीमत पे आज भाजपा के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हुजूम का हुजूम एक दल छोड़ कर हमारे साथ खड़ा हो रहा है। आज सबको लग गया है कि हम हर कीमत पर ये सीट जीतना है, इसमें कोई दो राय नहीं। रामपुर किस करवट जा रहा है? करवट भाजपा की तरफ को जा रहा है, यानी कि सीट जीत रहे हैं। आप हैं दर्जा प्राप्त मंत्री सूर्य प्रकाश पाल। बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ओलावृष्टि से जो भी नुकसान हुआ है मुआवजे की राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंच गई है। और क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं।
बुलंदशहर की जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह है न्यूज़ 1 इंडिया पर। हाल ही में अक्टूबर के महीने में काफ़ी बारिश हुई थी, ओलावृष्टि और बारिश से मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, किसानों की फसल बर्बाद हुई थी। सरकार से सीधे उनके खाते में धनराशि मुआवजा आवंटन की गई है। कितनी राशि उनसे बोल लेते हैं सर? 300 लोगों के मकान या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके अलावा जनपद में 10,083 किसानों की फसल को भी नुकसान हुआ था। सभी किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके खातों में 4,39,00,000 रुपए उनके खातों में प्रेषित कर दी गई है। सभी बुलंदशहर की तहसीलों में सर्वे कराया गया था और सर्वे के दौरान जो कुछ मकान ऐसे थे जो मृत्यु भी हो चुके थे, उनके लिए अलग से कोई धनराशि दी? जैसा कि आप जानते हैं कि जब अतिवृष्टि हुई थी तो हम लोगों ने 168 टीमें लगाई थी पूरे जनपद में, और उसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी जिनको 4-4 लाख रुपए। इसी तरीके से जिनका पूर्ण रूप से मकान गिरा था उनको 1 लाख रुपए, आंशिक क्षतिग्रस्त हुई थी उस हिसाब से जो निर्धारित धनराशि है वो दी गई है। इसके अलावा 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो फसलों का नुकसान हुआ था उसकी जितना जिसका रकबा था कैलकुलेट करके उनको दिया गया, और टोटल ये धनराशि 4,39,00,000 रुपए है। अच्छा सर, एक मूल समस्या ये रही कि दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ जनपद बुलंदशहर है। लगातार आप भी अपील कर रहे हैं किसानों से प्रदूषण के लेकर, और कुछ ऐसी घटना सामने आती है, अब भी पराली जलाई जा रही है जिसको लेकर अभी भी हानि हो रही है। न्यूज़ 1 इंडिया से क्या कहेंगे सर लोग? मैं तो आपके माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि ये जितना सरकार की जिम्मेदारी है, जितना प्रशासन की जिम्मेदारी है, उतना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे। मैं अपने सभी किसान भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ, बार बार अनुरोध करता हूँ, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। वो पराली कतई ना जलाएं। अगर इसकी पराली है, आपकी धान की पराली है, वो हमारी गौशालाओं को दे दें। ये थे बुलंदशहर के जिलाधिकारी। उनका साफ साफ कहना है कि अक्टूबर के महीने में जो बारिश हुई थी, धनराशि उनके खाते में सीधे पहुंच चुकी है, और लोगों की अभी भी शिकायत है कि अभी फसल बर्बाद हुई है, मकान क्षतिग्रस्त नहीं है। कार्यालय में आते हैं, आकर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, उनका सर्वे कराकर उनको भी धनराशि दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब खबर आगरा से, जहां पर सेंट्रल जेल में रामकथा का आयोजन कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कैदियों को फिर से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में करे सहयोग, ये धर्मवीर प्रजापति ने कही बात। तो जेल में बंद हर व्यक्ति नहीं है अपराधी। भाजपा संगठन स्तर पर मजबूत उपचुनाव में जीतेगी सभी सीटें। तो सरकार ने जनता के हित के लिए कमिश्नरी प्रणाली की लागू। तो सरकार के लिए जनता की सुरक्षा सर्वोपरि। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंक दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भोगांव के कस्बा बेवर में करेंगे चुनाव प्रचार। इटावा में आज डिंपल यादव के पक्ष में उतरेगी समाजवादी परिवार। तो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य और भतीजे अभिषेक जसवंत नगर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो आज समाजवादी परिवार डिंपल के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो जगह जगह प्रदर्शन करते हुए और लगातार चुनाव प्रचार करते हुए समाजवादी परिवार आज नजर आने वाला है। तो मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भोगांव के कस्बा बेवर में चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं इटावा में आज डिंपल यादव के पक्ष में समाजवादी परिवार उतरेगा। शिवपाल के बेटे आदित्य और भतीजे अभिषेक जसवंत नगर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।